मैम आई विल कॉल यू हो गए कनेक्ट। क्लास थोड़ी छोटी की क्लास थोड़ी खत्म बंद थोड़ी ना हो सकती है। बैठे ही अब मैं आई हूं तो पढ़ा के ही जाऊंगी, ऐसे तो चली जाऊंगी। देखो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को क्या, देखो ये क्या लिखा, सी अपॉन न्यू डैश को लिखा मैंने लैम्डा डैश, सी अपॉन न्यू को लिखा मैंने लैम्डा, एच अपॉन एम जीरो सी की जगह पर ये आया और ये आया वन माइनस कॉस थीटा। अब देखो यही तो निकालना था, ध्यान होगा। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को क्या लिख सकते हो, डेल्टा लैम्डा लिख सकते हो ना, डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम जीरो सी वन माइनस कॉस थीटा। देखना लैम्डा, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, कहीं नेगेटिव जैसा चिन्ह दिख रहा है, नहीं ना। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, ये देखो डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा लैम्डा तभी पॉजिटिव हो सकता है जब लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो, लैम्डा से ज्यादा हो। चित्र से देखो लैम्डा डैश क्या था, लैम्डा डैश था प्रकीर्णित विकिरण की आवृत्ति, सॉरी प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्घ्य, और लैम्डा क्या था, आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य। और ध्यान करो कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, कॉम्पटन इफेक्ट किसे कहते थे, कॉम्पटन ने कहा कि प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्घ्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य से क्या होती है, ज्यादा होती है। और प्रूफ कर चुके हैं ज्यादा होती है, और कितनी होती है, ये होती है कि नहीं होती, एच अपॉन एम जीरो सी, ये एच प्लांक कांस्टेंट है, एम जीरो रेस्ट मास है जो पता रहता है हमें, सी प्रकाश का वेग है, ये तीनों ही कांस्टेंट है। तो इसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट लैम्डा सी, हियर इज सी फॉर कॉम्पटन और लैम्डा फॉर लैम्डा है ही, जिसे कॉम्पटन क्या कहते हैं, कॉम्पटन स्थिरांक भी कहते हैं। डेल्टा लैम्डा बराबर क्या आया यहां से, लैम्डा सी वन माइनस कॉस थीटा। अब लैम्डा सी का मान निकालेंगे तो देखो क्या होगा, लैम्डा सी का मान देखना भाई, लैम्डा सी का मान क्या होगा, लैम्डा सी की वैल्यू देखना। लैम्डा सी बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम जीरो सी। चलो बताओ लैम्डा सी बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 होती है ना, अपॉन, बताओ भाई इलेक्ट्रॉन का था ना ये रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात 8, और ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर कर जब निकालते हैं ये आती है 0.242, और वो भी किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग में, किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग में आती है। तो देखना यहां से क्या आई लैम्डा सी की वैल्यू 0.242, यहां रख दो ये सारे मान, क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा बराबर 0.242 इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ना तो पदार्थ की प्रकृति पर ये कॉम्पटन शिफ्ट निर्भर कर रहा है, ना ही किसी और चीज पर निर्भर कर रहा है, केवल किस पर निर्भर कर रहा है, केवल किस पर निर्भर कर रहा है बताओ, प्रकीर्णित कोण थीटा पर निर्भर करता है। बाकी और किसी, ना तो आपतन कोण अल्फा, ना किसी और चीज पर, कुछ भी चीज पे फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल डेल्टा लैम्डा किस पर, यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट किस पर प्रभाव करता है, किससे, किससे प्रभावित होता है, केवल और केवल किससे, प्रकीर्णन कोण थीटा से प्रभावित होता है। निकाल लिया कॉम्पटन शिफ्ट, चलो इनकी डायग्राम बना के देखें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मैंने एक बार लिया थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 लो तो क्या आएगा, डेल्टा लैम्डा बराबर 0.242, थीटा की जगह पर रखो कॉस 0, डेल्टा लैम्डा बराबर क्या आया, 0.242 इंटू वन माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0। आई कि नहीं आई, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक पीक मिलेगी, ये हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब देखना, अब देखना अगर लैम्डा बराबर 90 निकाले तो
लैम्बडा बराबर लेते हैं एक बार 90 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर क्या लेते हैं 90 डिग्री रखो। डेल्टा लैम्बडा बराबर 0.242 इंटू 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहां से डेल्टा लैम्बडा क्या आया 0.242, यानी कि किन्हीं दो विकिरण की तरंग दैर्घ्य का डिफरेंस ऐसे मिलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 0.242। ध्यान रखना ये क्या है, ये दो तरंग दैर्घ्य हैं, दोनों तरंग दैर्घ्य के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 0.242। और एक कंडीशन और है थीटा बराबर 180 डिग्री, उसके रिस्पेक्ट में और देख लेते हैं क्या निकलेगी वैल्यू। देखो भाई थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा लैम्बडा में मान रखो 1 माइनस कॉस 180, डेल्टा लैम्बडा बराबर कॉस 180 की वैल्यू -1। क्या है यहां से डेल्टा लैम्बडा बराबर 0.242 1 प्लस 1, तो यहां से डेल्टा लैम्बडा बराबर आया 0.484। यानी कि इस बार देखो चित्र कैसा मिलेगा, इस बार देखो चित्र कैसा मिलेगा, इस बार चित्र ऐसा मिलेगा। देखो ये इस बार डिफरेंस ज्यादा, पहले कम अब दुगना हो गया 0.484। ये पूरा रहा कॉम्पटन इफेक्ट। क्या रहा कॉम्पटन इफेक्ट, ध्यान आ गया। अब देखो ये खत्म हो गया कॉम्पटन शिफ्ट। अगला देखो डी ब्रोगली की परिकल्पना, पढ़े हुए हैं सब ये, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत, और अब है डी ब्रोगली की अवधारणा। ध्यान रखो डी ब्रोगली ने क्या समझाया, डी ब्रोगली ने समझाया कि जो कोई भी प्रकाश होता है उसकी प्रकृति होती है द्वैत। क्या होती है द्वैत प्रकृति, यानी कि उसने कहा कि अगर, ध्यान समझना, इसने कहा कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई नाभिक है, उस नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, तीनों होंगे ना। इन्होंने कहा कि चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ये सभी की सभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह वेव की तरह, यानी कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है, वेव के फॉर्म में जाएगा, ऐसे उछलता कूदता, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यानी कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, यानी कि ये ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे कणों की प्रकृति होती है तरंग प्रकृति। कैसी होती है तरंग प्रकृति होती है। इस आधार पर डी ब्रोगली ने कहा कि प्रत्येक कण सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। कि पता है ये तो नाभिक के मूलभूत कण है, और नाभिक के मूलभूत कण का मतलब क्या है, बहुत छोटे कण होंगे। तो ये क्या होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, और इन सूक्ष्म कणों से संबद्ध, यानी कि सूक्ष्म कणों में कोई तरंग दैर्घ्य होगी। अगर मैंने कहा है कि ये सारे के सारे कण तरंग प्रकृति दर्शाते हैं, तो मेरे कहने का मतलब हमेशा यही रहेगा कि इन सूक्ष्म कणों की कोई ना कोई तरंग दैर्घ्य होगी, कोई ना कोई तरंग दैर्घ्य होगी या नहीं होगी। इस तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में किसने बताया डी ब्रोगली ने बताया, इसलिए इसको क्या कहते हैं डी ब्रोगली कहा जाता है। अगर मैं ये कहूं अगर मैं ये कहूं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी, ई बराबर एच न्यू नहीं चाहिए होगी क्या, फोटोन की एनर्जी के बराबर। लेकिन हम जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के नियम से ई बराबर क्या होता है
mc² होता है ना, आइंस्टीन का ऊर्जा ध्यान होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में E बराबर mc² के बारे में बताया था। E की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो तो क्या आएगा, mc² बराबर h न्यू आएगा कि नहीं आएगा बताओ, क्या नहीं आएगा, h न्यू। अब देखना यहां से क्या आया, यहां से देखो एक सी को इधर लेके जा रही हूं, एच न्यू अपॉन सी बराबर एम सी। एच न्यू ये सी जो है एक तो आ गया इसके नीचे, और बाकी क्या क्या बचा, एक तो मास बचा और एक वेग बचा, क्या आ गया, अच्छा देखो न्यू अपॉन सी, अभी आपने देखा था सी अपॉन न्यू क्या था, लैम्डा था ना, तो न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा होगा कि नहीं होगा। तो इस न्यू अपॉन सी की जगह पर, न्यू अपॉन सी की जगह पर 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, न्यू अपॉन सी की जगह पर 1 अपॉन लैम्डा लिख देंगे तो यहां से क्या आएगा, एच अपॉन लैम्डा बराबर एम सी। आया कि नहीं आया, एच अपॉन लैम्डा बराबर एम सी। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा इधर गया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, एच अपॉन एम सी। ये देखना द्रव्यमान गुणा वेग, ये मास है, ये वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग है, तो लैम्डा बराबर द्रव्यमान गुणा वेग को क्या लिख सकते हो, संवेग। तो ये क्या लिख दिया मैंने, एच अपॉन पी, क्या लिख दिया, एच अपॉन पी। तो यहां से देखना, यहां से देखना, ये पी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, एच अपॉन लैम्डा आएगी कि नहीं आएगी बताओ भाई। तो यहां से पी, एच कांस्टेंट है, यानी कि डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी सूक्ष्म कण हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे कोई सा भी सूक्ष्म कण हो, उन सब का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहा मैंने, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन पी, यानी कि 1 अपॉन पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया कि ये इसका संवेग, किसी सूक्ष्म कण का संवेग उस सूक्ष्म कण की तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब पढ़े हुए हैं, ये सब पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़ा हुआ उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या कहा था हाइजेनबर्ग ने, सब पढ़ के आए हो। हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी कण है, सब पढ़ा है आपने ये सब कुछ, इसमें ज्यादा मैं फोर्स नहीं कर रही, बस हल्का सा समझ लो। हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी कण, चाहे कोई भी कण हो, अगर उसका स्थिति और संवेग, किसको, स्थिति हो या संवेग हो, इन दोनों का एक ही समय पर, स्थिति का मतलब क्या है, देखो जैसे देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस नाभिक के, देखना ये इस वाली पोजीशन पे है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली चक्कर लगाते 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 सेकंड पोजीशन पर आ गया, बदली ना इसकी स्थिति, बदली या नहीं, यानी कि यहां से लेके यहां तक आया तो कंडीशन बदल गई, स्थिति बदल गई, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन इस वेग से गति भी तो कर रहा है। यानी कि आप हाइजन और सब नियमों में कहते हैं ठीक है आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कर लो कि इस जगह पर है, हाइजन का वेग और नियमों के अनुसार इसका वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हाइजनबर्ग ने कहा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको स्थिति निकालनी होगी, अगर आपको स्थिति निकालनी है तो संवेग में अनिश्चितता आएगी, और अगर संवेग निकालना है तो 100% स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होगी। यानी कि दोनों को एक साथ एक ही समय पर यथार्थता से
निकालना असंभव है। ये कहलाता था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा ठीक है, और वैज्ञानिक बोले भाई ठीक है, तू सही कह रहे है, तू सही कह रहा है, तो मुझे बता तो सही कि फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसने कहा, बता रहा हूं ना, डेल एक्स और डेल पी, ये तो है स्थिति में परिवर्तन और ये है संवेग में परिवर्तन। इन्होंने कहा कि इसका मान हमेशा एच अपॉन 4 पाई से बड़ा या बराबर होगा। अगर बराबर होगा, देखो सुनना मेरी बात, अगर बराबर होगा तो क्या होगा, अगर इसको निकालना है तो इसको कांस्टेंट मान लेना, यानी कि इसमें अनिश्चितता आ जाएगी। अगर इसको निकालना है तो इसमें अनिश्चितता आ जाएगी। यानी कि अब इन दोनों का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फिक्स करना है तो वो इसके बराबर होता है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम संवेग को एम वी से लिख सकते हैं, क्योंकि एम तो फिक्स होता है, वी के लिए डेल्टा लगाया हुआ है, एम डेल्टा वी, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग। तो इन्होंने कहा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये कहा ये कांस्टेंट है, तो एम तो नीचे चला जाएगा। ये कहलाया हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी कि अब चाहे वेग निकालो चाहे संवेग निकालो, अनिश्चितता इस सूत्र से नहीं आती है। उन्होंने कहा कि अगर अनिश्चितता है तो इतनी है, एच अपॉन 4 पाई एम के बराबर या तो कमी होगी या ज्यादा होगा, या तो कम, ध्यान रखना, या तो ये बराबर या ये बड़ा, या तो ये दोनों एक साथ कभी पॉसिबल नहीं हो सकते, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये कहलाया क्या, ये कहलाया क्या, क्या कहलाया, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जाना गया। एक न्यूमेरिकल करवा रखा है मैंने, इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक 200 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, एक 200 ग्राम वाली, एक 200 ग्राम वाली गेंद जो है वो, एक 200 ग्राम वाली गेंद जो है वो लुढ़काई जाती है। तो ये पूछ रहा है कि हाइजेनबर्ग की सिद्धांत के अनुसार स्थिति व संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। तो इसने कहा ठीक है, सब वैल्यू दी हुई है, हम जब भी सॉल्व करेंगे, हम जब भी सॉल्व करेंगे बराबर लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारी वैल्यू रखवा ली इसने, बोला ठीक है सारी वैल्यू दे रखी है। एच का वाल 6.62 इंटू 10⁻⁻34 बटे 4 इंटू इसकी वैल्यू 3.14 इंटू एम की वैल्यू दी थी। सारे सॉल्व कर लो, आने क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या निकल के आ जाएगा आपका, डेल एक्स इंटू डेल वी निकल के आ जाएगा। तो क्या कहा हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने यही कहा कि कभी भी किसी एक कण की एक पर्टिकुलर क्षण पर, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर आप उसका संवेग और स्थिति बिल्कुल करेक्ट एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा ठीक है नहीं कर सकते, तो बताओ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना एक सूत्र दे दिया कि अनिश्चितता कितनी होती है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बस इसके बारे में व्याख्या करते हुए हाइजेनबर्ग ने अपना एक सिद्धांत जो प्रस्तुत कर दिया, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे देखो, अब चलो देखो, अब यहां से नया है, इस पर टाइम वेस्ट करेंगे ना हम, चिर सम्मत साइनोसीडियल इक्वेशन। इस बार शायद पेपर में पूछी भी थी। चिर सम्मत साइनोसीडियल समीकरण, ध्यान से देखो क्या कहा इन्होंने, एक बार रिजॉइन कर लो।